बच्चों, आज कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 5। बेसिकली आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डाइलेक्ट्रिक को डिस्कस करने वाले हैं, डाइलेक्ट्रिक के इफेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं और बेसिकली डाइलेक्ट्रिक से क्या इम्पोर्टेंट है हमारे कैपेसिटर में, इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होगा। पिछले साल मेंस का एक क्वेश्चन करेंगे जो डायरेक्ट आज के टॉपिक पे आया हुआ क्वेश्चन है। सिंपली बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, उसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। क्या है? टॉपिक का नाम होगा डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। दोनों चीज को एक ही साथ डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है और पोलराइजेशन क्या होता है, इसमें हमको बेसिकली दोनों को डिस्कस करना है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक क्या? डाइलेक्ट्रिक एक मटेरियल है। देखो बच्चों, अगर हम लोग क्लासीफाई करें किस चीज़ को, मटेरियल को या मैटर को, जैसे कि कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, तो उसी तरह से एक अलग तरह का मटेरियल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। देखो, अगर समझना है, सुनना है या थोड़ा बहुत याद रखना है तो ये बेसिकली किसकी तरह थोड़ा बहुत बिहेव करता है? थोड़ा बहुत ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक होता क्या है पहले ये समझेंगे, इसका इफेक्ट क्या होता है ये देखेंगे, हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसका यूज क्या है कैपेसिटर में, ये समझेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसका क्या यूज है कैपेसिटर में वो आगे चल के आएगा। डाइलेक्ट्रिक का यूज हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। जब बेसिकली डाइलेक्ट्रिक को पढ़ लेंगे तो पता चलेगा कि हाँ इसका यूज क्या होता है। अभी हम लोग समझेंगे इतना कि डाइलेक्ट्रिक है क्या, डाइलेक्ट्रिक बेसिकली है क्या। तो देखो, डाइलेक्ट्रिक एक तरह का मटेरियल है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। बस यही समझो कि डाइलेक्ट्रिक क्या है। डाइलेक्ट्रिक एक तरह का मटेरियल है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, लेकिन क्या करता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है वो जनरेट हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करता है, बट इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता है। ठीक है, जैसे हमारा क्या होता है, जैसे हमारा इंसुलेटर होता है, लगभग उसी की तरह। ठीक है, तो अगर इसका हम डिफिनीशन चाहें कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है तो डिफिनीशन क्या लिखेंगे? इसका हम लोग डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं? डिफिनीशन ऐसे लिखेंगे, डाइलेक्ट्रिक क्या बोलेंगे? इट है डाइलेक्ट्रिक हैज डाइलेक्ट्रिक doesn't have free electrons। ठीक है, they are नॉन कंडक्टर्स या बैड कंडक्टर्स, कुछ भी बोल सकते हो। तो हम लोग क्या बोले? नॉन कंडक्टर्स they does not allow to flow current but क्या लिखेंगे? but an efficient supporter of electric field। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा डाइलेक्ट्रिक का डिफिनीशन हुआ। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, क्या लिखेंगे? डाइलेक्ट्रिक डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, बेसिकली मटेरियल्स की बात कर रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स डजंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नॉन कंडक्टर्स। ये नॉन कंडक्टर होता है या बैड कंडक्टर, कुछ भी बोल सकते हो। दे डजंट अलाउ टू फ्लो करंट बट एन इफिशिएंट सपोर्टर ऑफ क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करता है। देखो, बेसिकली हमारे पास जितना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम जो होता है वो क्या होता है, हमारा सॉलिड्स होते हैं। जो मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होता है जो नेचर में हमको बेसिकली मिलेगा वो क्या होगा, वो
सॉलिड्स होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये गैसियस फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म में नहीं पाया जाता है। देखो जो एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें किसका, यहाँ पे अगर पॉइंट वाइज भी लिख दो तो पॉइंट वाइज क्या लिखेंगे, दे आर हाँ दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, माइका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा। ये सब बेसिकली क्या हुआ, ये सब हमारा सॉलिड क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। ये सब हमारा क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा, ठीक है। लेकिन लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में आप लोगों को याद होगा या आप लोग देखे होंगे डिस्टिल्ड वाटर को भी हम लोग कैसे एज्यूम कर सकते हैं, डिस्टिल्ड वाटर भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। और ड्राई एयर, ठीक है, जो एयर ड्राई होता है, ठीक है, सूखा जो एयर होगा वो भी किसकी तरह बिहेव करेगा, वो भी डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेगा। आज हम लोग क्या पढ़े, हम लोग ये पढ़े कि डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, बेसिकली डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स दे डजंट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है, दे आर बैड कंडक्टर्स या नॉन कंडक्टर्स, ठीक है। देखो इंसुलेटर बोल नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत सारा इंसुलेटर होगा जो डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। तो सिर्फ इतना बोलो, दे आर बैड कंडक्टर्स या नॉन कंडक्टर्स, दे doesn't allow to flow the current but an efficient supporter of electric field। जो क्या करेगा, जो अपने से होकर के करंट को फ्लो नहीं होने देता है, लेकिन क्या होगा, अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करके रखता है, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो जो मोस्ट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक होता है वो क्या होगा, वो सॉलिड्स होगा, लाइक मीका, प्लास्टिक, ग्लास एक्सेट्रा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये लिक्विड और गैसियस फॉर्म में भी नहीं होता है, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है या होता है, लाइक ड्राई एयर और क्या, डिस्टिल्ड वाटर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब ये पोलराइजेशन क्या है, ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होता है डाइलेक्ट्रिक का, क्लियर है। अभी हम लोग देखते हैं, तो एज्यूम करो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, क्लियर है, एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, कुछ भी हो सकता है, माइका हो सकता है, या क्या हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, या क्या हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी, अभी हम लोग कुछ नहीं देख रहे हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक हो सकता है। अभी एज्यूम करो डाइलेक्ट्रिक है, हम क्या किए, किसी डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट कर दी। ये हमारा कैपेसिटर है, उसका ये पॉजिटिव प्लेट, ये क्या हुआ, निगेटिव प्लेट। देखो बच्चों, डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट करने का मतलब ये नहीं हुआ कि इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक लेते हैं और उसके दोनों साइड से क्या लगा देते हैं, दो प्लेट्स लगा देते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट कर दिए, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, क्लियर है बात। अब ये बताओ, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होगा वो किस चीज से बना होगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, अब कोई भी मटेरियल होता है किस चीज का बना होता है, एटम और मॉलिक्यूल्स का बना होता है। कोई भी चीज है वो किससे बना होता है, एटम मॉलिक्यूल्स। और एटम मॉलिक्यूल्स के पास क्या होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। देखो यहीं से एक और कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि बेसिकली ऐसा मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस ही बोल दो जिसके पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, मान लो मॉलिक्यूल्स हुआ जिसमें क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों क्या होगा, दोनों अगर एक साथ कोइंसाइड होगा, यानी कि जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वहीं पे निगेटिव चार्ज है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। देखो ये डिफिनीशन है पोलर मॉलिक्यूल्स, ये भी बोर्ड में पूछा हुआ है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों कोइंसाइड हो, यानी कि दोनों के ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का सेपरेशन क्या हो, नेग्लिजिबल हो, यानी कि जीरो। यानी कि इसका अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट लिखे पी, तो पी कितना होता है, क्यू इंटू डी, हम लोग पढ़े ना, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच का सेपरेशन जीरो है, इसका मतलब डी का वैल्यू कितना है, जीरो, तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा,
क्लियर है? तो ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का? CH4, ये क्या हुआ? हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हुआ। ठीक है, ऐसे और सारा भी एग्जाम्पल है, आप लोग केमिस्ट्री में कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल पढ़िएगा। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है तो डिफाइन क्या डिफिनीशन क्या बोलेंगे कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज कोइंसाइड होता है, जिसके बीच यानी कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना होता है? जीरो होता है, यानी उसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है? जीरो। ऐसा मॉलिक्यूल जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? CH4, और सारा भी होता है। ठीक है, आप लोग सर्च कर सकते हो, देख सकते हैं NCERT में भी लिखा हुआ है। ठीक है, CH4 एक एग्जांपल है। वैसे ही क्या होगा अगर हम देखना चाहें कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, तो देखो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज थोड़े से क्या होते हैं? थोड़े से अलग अलग होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, यानी कि दोनों कोइंसाइड नहीं होता है। दोनों के बीच कुछ ना कुछ क्या होता है? कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है। मान लो दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो उस मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स। यानी कि कुछ डिस्टेंस होगा, तो अगर इसका हम लोग डाइपोल मोमेंट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? Q/D, जो कि जीरो के इक्वल नहीं होगा। यानी ऐसा मॉलिक्यूल्स, डिफिनीशन क्या होगा कि ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच में कुछ सेपरेशन होता है, यानी कि जिसका नेट डाइपोल मोमेंट जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, वैसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा HCl, और क्या हो जाएगा? H2O। ये सब हमारा क्या हो जाएगा? ये सब हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? नॉन पोलर। ये क्या हो गया? पोलर। तो डिफिनीशन हम लिख सकते हैं यहाँ से पोलर और नॉन पोलर का। क्लियर हुआ? ये एग्जाम में आता है बच्चों, पोलर और नॉन पोलर। तो डिफिनीशन क्या होगा? पोलर नॉन पोलर। एक बार लिख देते हैं, देखो बोर्ड में आता है तो लिख लो। सबसे पहले क्या लिखे हम लोग? सबसे पहले लिखते हैं पोलर मॉलिक्यूल। तो क्या बोलेंगे? तो मॉलिक्यूल्स इन विच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज आर नॉट एग्जैक्टली कोइंसाइड। इट मीन्स dipole moment is non-zero। ठीक है, then they are called कौन सा मॉलिक्यूल्स? पोलर मॉलिक्यूल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, डिफिनीशन क्लियर हुआ? पोलर मॉलिक्यूल्स क्या बोलेंगे कि ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज क्या होता है? एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं होता है, यानी कि उसमें क्या होगा? उसमें नेट डाइपोल मोमेंट या डाइपोल मोमेंट, अभी एक मॉलिक्यूल्स का बात कर रहे हैं, तो जिसमें डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा यानी कि नॉन जीरो होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? HCl और H2O। ठीक है, ये सब क्या है? हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स। अगर हम नॉन पोलर की बात करें तो बस इसी में आप लोग चेंज कर लेना। अगर यहाँ पे नॉन पोलर लिखेंगे तो क्या होगा? molecules in which positive charge and negative charge are exactly coincide। ये नॉट का हटा देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे? exactly coincide। इट मीन्स डाइपोल मोमेंट इज जीरो, नॉन जीरो ना लिख क्या लिखेंगे? जीरो। देन दे आर कॉल्ड क्या? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सर एग्जांपल क्या हो जाए इसका? CH4। क्लियर हुआ? तो अभी क्या हुआ? हम डाइलेक्ट्रिक यहाँ से पोलर और नॉन पोलर समझे, थोड़ा इसको रहने देते हैं। ठीक है, समझ में आया? पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है? क्लियर हुआ बात? इसको रब कर दे। आप लोग केमिस्ट्री में ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे कि पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है। लेकिन एक बार बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक का भी डिफिनीशन पूछा हुआ है और पोलर नॉन पोलर का भी पूछा हुआ है। चलो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो क्या है कि अगर किसी डाइलेक्ट्रिक को हम लोग क्या कर दिए? कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट कर दिए। देखो ये बोलने वाला बात है कि डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट कर दिए। बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई सॉलिड्स है उसके ऊपर क्या कर दिए हम लोग? उसके दोनों साइड, एक साइड पॉजिटिव प्लेट, एक साइड निगेटिव प्लेट लगा दिए। देखो होता क्या है, कभी कभी बैटरी के अंदर भी कैपेसिटर होता है, जो हमारा सेल्स होता है, उसके अंदर हम लोग वाटर वगैरह डालते हैं, तो वहाँ पे तो बेसिकली क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? वहाँ पे हम लोग डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं। क्लियर बात? अभी देखते हैं। तो अगर मान लो इसको हम लोग डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बेसिकली ये क्या होगा?
ये मटेरियल है तो एटम से और मॉलिक्यूल से बना होगा, यानी इसके पास क्या होंगे, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होंगे और निगेटिव चार्ज, आइदर वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, हमको नहीं पता है क्या है, अभी रहने दो ऐसे रैंडम, ऐसे रैंडमली ऐसे ही होगा, पॉजिटिव निगेटिव ऐसे ही पूरा बना होगा। अब ये बताओ जब ये डाइलेक्ट्रिक, बेसिकली ये लिखने का तरीका है ऐसे लिख दो पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। अब ये बेसिकली जब डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर कैपेसिटर के प्लेट के अंदर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हम पढ़े हैं ना अभी कुछ दिन पहले पढ़े थे, जैसे हम लोग कैपेसिटेंस वैसे ही निकाले थे कि मान लो ये क्या है, कैपेसिटर का प्लेट है, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, याद है, इसके लिए भी कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके लिए भी कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर प्लेट के अंदर इंसर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इंसर्ट किए हैं। अब जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इंसर्ट करेंगे कैपेसिटर को तो क्या होगा, ये बेसिकली जो चार्ज है वो क्या होना शुरू करेगा, ये थोड़ा सा सेपरेट होना शुरू करेगा। समझते हो बात को ना, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, ये पॉजिटिव चार्ज को किधर लेके जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगता है, अपने डायरेक्शन में, और निगेटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे देखो ना यहाँ से ध्यान से समझो यार, यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में, और यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज रखती है, तो हम लोग क्या पढ़े थे, एफ बराबर कितना होता है, क्यू इंटू ई, पढ़े हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अगर चार्ज क्या है पॉजिटिव तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारा चार्ज क्या है निगेटिव तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज किधर जाना शुरू करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, निगेटिव चार्ज किधर जाना शुरू करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। यानी थोड़े टाइम के बाद का अगर डायग्राम बनाए तो थोड़े टाइम के बाद डायग्राम कैसे बनेगा, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद सारा का सारा निगेटिव चार्ज इधर सेपरेट होना शुरू करेगा, और सारा का सारा नहीं, और बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज किधर होगा, इधर सेपरेट करना शुरू करेगा। ये जो चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होगा, इस चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, इस चार्ज को हम लोग बोलेंगे इंड्यूस चार्ज। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंड्यूस चार्ज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंड्यूस्ड चार्ज। क्लियर हो बात, इस चार्ज को, जो चार्ज यहाँ पे और यहाँ पे इंड्यूस होना शुरू करेगा या अपीयर होगा, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंड्यूस चार्ज। क्लियर है। अब ये बताओ, अगर मान लो यहाँ पे जैसे ये आया, जैसे यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हुआ, यहाँ पे मान लो माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, एज्यूम करो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना था पहले से सिग्मा, ये कैपेसिटर प्लेट के पास सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, यहाँ पे कितना है माइनस सिग्मा। अब यहाँ पे भी चार्ज अपीयर होगा, तो इसको यहाँ पे मान लो कितना चार्ज अपीयर हुआ, माइनस सिग्मा डैश, यहाँ पे कितना चार्ज अपीयर हुआ, प्लस सिग्मा डैश, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अब एग्जैक्टली उतना ही रहेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर चेंज होगा, ऑब्वियस ही बात है चेंज होगा। अब ये भी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, ये भी चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेंगे। कौन से डायरेक्शन में, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और निगेटिव पे खत्म होगा। पहले वाला किधर था, ये पॉजिटिव से स्टार्ट होकर ये निगेटिव पे खत्म हो रहा था, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा। बात समझ आया ना, यानी किधर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हम लिखना चाहें, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से लिखो क्या हो जाएगा हमारा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे उसको, ई नेट। कितना हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो बच्चों कितना होगा। अब देखो पहले निकालते हैं, पहले एज्यूम करो जब हमारा एक कैपेसिटर था, जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं हुआ था, उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ई नॉट। ई नॉट का वैल्यू कितना हो गया, सिग्मा बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। कैसे ये समझ में आया है, ये हम लोग पिछले लेक्चर में प्रूफ किए हैं कि इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लिख सकते हैं हम लोग, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई नॉट लिख दो, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, अब ये भी जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है, अगर इसको थोड़ा सा हम अलग खींचे,
ये भी हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है इसको अलग निकाल दिए, माइनस चार्ज हो गया और ये क्या हो गया प्लस चार्ज। यहाँ पे कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया माइनस सिग्मा डैश, यहाँ पे कितना हो गया प्लस सिग्मा डैश। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा, कितना सेट करेगा यहाँ पे ई लिखो तो या E1 बोलो इसको, कितना लिखेंगे पॉजिटिव से निगेटिव, ये पॉजिटिव प्लेट के लिए पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो हमारा पॉजिटिव चार्ज एपियर हुआ है वो कैसे एपियर होगा, एज्यूम कर लो ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है, यानी इसके पूरे सरफेस पे एपियर होगा। अरे जैसे कैपेसिटर रखेंगे उसी में ना इंसर्ट किए हैं, डाइलेक्ट्रिक वैसे ही इंसर्ट करेंगे, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये हमारा प्लेट हुआ, और डाइलेक्ट्रिक जब इंसर्ट करेंगे तो ऐसे इंसर्ट करेंगे इसके फेस के अकॉर्डिंग। तो जो चार्ज आएगा वो कहाँ पे आएगा, डाइलेक्ट्रिक के फेस पे आएगा। तो डाइलेक्ट्रिक भी किसकी तरह बिहेव करेगा, लॉन्ग इनफाइनाइट शीट की तरह। तो उसके लिए भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे वो कैसा लिखेंगे, लॉन्ग इनफाइनाइट शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वही लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख सकते हैं लॉन्ग, इसके लिए क्या हो जाएगा बाहर की तरफ कितना सिग्मा डैश बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लॉन्ग इनफाइनाइट शीट। ये निगेटिव चार्ज भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक भी सेट करेगा सेम डायरेक्शन में, तो इसके लिए भी कितना हो जाएगा, ये भी हो गया प्लस सिग्मा डैश बाई कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया सिग्मा डैश डिवाइडेड बाई कितना एप्सिलॉन नॉट। तो इसको E1 बोल दे। तो अब देखो ये E1 जो है वो किधर से किधर है, पॉजिटिव से निगेटिव, और जो हमारा E0 था वो किधर से किधर था, इस पॉजिटिव से इस निगेटिव की तरफ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई नेट कितना हो गया, E0 माइनस कितना होता है E1। क्लियर है, E0 माइनस कितना हो जाएगा E1 लिख सकते हैं। तो यहां से क्या होगा, E0 माइनस E1 का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, वो डाइलेक्ट्रिक के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि हमारा डाइलेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ कितना है। अब ये समझो बच्चों कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता क्या है। तो याद करो आप लोग इलेक्ट्रोस्टेट्स, जब हम आप लोगों को परमिटिविटी बताए थे, रिलेटिव परमिटिविटी याद है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता था, एप्सिलॉन आर। कैसे डिफाइन किए थे हम लोग, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट को, यानी किसी भी मीडियम की परमिटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम को हम लोग क्या बोलते थे, रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम लोग क्या बोले थे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन आर है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, के से। क्लियर है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये E0 माइनस ई, यानी कि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर किस पे डिपेंड करता है, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। अब समझो कि जितना ज्यादा इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, ठीक है, जितना ज्यादा इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, यानी कि जितना ज्यादा एप्सिलॉन आर का वैल्यू होगा उतना ज्यादा चार्ज ये सेपरेट करेगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, उतना ज्यादा चार्ज आएगा, यानी E1 का वैल्यू क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उतना कम। समझो ना बच्चों, ये तो E0 क्या है, फिक्स है, E0 का वैल्यू फिक्स है। अब E1 जितना ज्यादा होगा, E1 किस पे डिपेंड करता है, सिग्मा 1 पे, यानी कि चार्ज पे। और चार्ज किस पे डिपेंड करेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा, इंड्यूस चार्ज उतना ज्यादा, इंड्यूस चार्ज जितना ज्यादा, तो E1 उतना ज्यादा, E1 उतना ज्यादा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, उतना कम। ठीक है, यानी कि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E0 माइनस ई है वो किस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। बचेगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है E0 डिवाइडेड बाई के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला है, आप लोग याद रखो। क्लियर हुआ बात, क्लियर हुआ, यानी कि E0 माइनस ई, यानी कि कितना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इसके कांस्टेंट पे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, E0 माइनस ई, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कितना होगा, E0 डिवाइडेड बाई के, हम लोग लिख सकते हैं ये होगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बात, क्लियर हुआ। अब ये तो हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर। अब ये बताओ बच्चों कि इनिशियली क्या होता है जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, ये समझ में आया इतना, इसको मिटा दें, इसको आप लोग लिख लो इतना कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग क्या रखते हैं, कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, एप्सिलॉन आर होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू क्या, या परमिटिविटी ऑफ दैट मटेरियल विथ रेस्पेक्ट टू क्या, वैक्यूम, उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से डिनोट करते हैं। क्लियर है, यानी कि जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है
मटेरियल को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई नॉट बाई के। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचे, पहले इसके अंदर ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब कितना रह जाएगा, ई नॉट डिवाइडेड बाई कितना रह जाएगा, के रह जाएगा। क्लियर है बात, इतना हुआ। अब ये बताओ, ये जो हम लोग डाइलेक्ट्रिक, इतना लिख लो, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, लिख लिया इतना, इसको रब कर दें। अब समझो यहाँ से पोलराइजेशन पे आते हैं हम लोग थोड़ा बहुत, ये पोलराइजेशन पे आते हैं। पोलराइजेशन क्या होता है, तो देखो बच्चों, ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, ये हमारा जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसको हम इंसर्ट करेंगे। इसमें जो हमारा चार्ज होता है, चाहे वो कौन सा हो, चाहे हमारा बेसिकली पोलर एटम हो या नॉन पोलर एटम हो, इसमें जो बेसिकली एटम्स या मॉलिक्यूल्स का जो हमारा क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, ऐसे होता है कि अगर यहाँ पे जो हमारा नेट डाइपोल मोमेंट बनेगा, वो नेट डाइपोल मोमेंट क्या बनेगा, जीरो। ऐसे इसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज है वो ऐसे ओरिएंट होकर के रहेगा, उसका ओरिएंटेशन ऐसे बनेगा, या ऐसे डिस्प्लेस्ड रहेगा, या ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा कि इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो इसका डाइपोल मोमेंट होगा पूरे हमारा किसका, पूरे डाइलेक्ट्रिक का नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है बात, यानी कि बेसिकली अभी समझ सकते हैं ना, जो हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो किससे बना होगा, वो एटम मॉलिक्यूल से बना होगा। एटम मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव हुआ एक निगेटिव हुआ, ठीक है। लेकिन इसका जो अब पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। लेकिन इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, यानी कि सब अलग अलग डाइपोल का, अगर यहाँ पे एक एक मॉलिक्यूल्स ले और सबका अलग अलग डाइपोल लिखे, क्यू इंटू डी क्यू इंटू डी क्यू इंटू डी, और डाइपोल मोमेंट जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी होता है, और सबका अगर वेक्टर सम करिए तो यहाँ पे जो पी नेट होगा वो पी नेट हमको कितना मिलेगा, पी नेट हमको जीरो मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब इसको कैपेसिटर के अंदर डालेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा कैपेसिटर के अंदर, यानी कि इसको यहाँ पे रखें हम, कैपेसिटर के अंदर रखने का मतलब क्या हुआ कि जब इसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ऐसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, किसको, इस पूरे डाइलेक्ट्रिक को, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डाइपोल मोमेंट का, इसके पास मान लो अगर नॉन पोलर बेसिकली पोलर एटम है तो इस पे क्या लगाएगा, इस पे टॉर्क लगाएगा। और टॉर्क लगाने का मतलब क्या हुआ, टॉर्क क्या करेगा, टॉर्क इसको अपने स्टेबल पोजीशन पे लाएगा। स्टेबल पोजीशन का मतलब क्या, कि थोड़े टाइम के बाद अगर हम इसका डायग्राम बनाए, किसका डायग्राम बनाए बच्चों, इस डाइलेक्ट्रिक का, तो यहाँ पे इसके जितने हमारे क्या है, यहाँ पे जितने एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो सब क्या होंगे, ऐसे हो जाएंगे, किसी एक डायरेक्शन में हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। यानी कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। कब, जब यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। यहाँ पे जीरो क्यों होता है, कि देखो एक का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे, निगेटिव से पॉजिटिव, चलो ऐसे, तो दूसरे का कैसे है, ऐसे, तीसरे कैसे है, ऐसे, चौथे कैसे है, ऐसे, पांचवें कैसे है, ऐसे, ऐसे लाखों करोड़ों होगा। यानी कि अगर सबका डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो अब क्या हो जाएगा, जीरो। पहले जीरो था, वेक्टर क्वांटिटी है, मान लो कुछ नॉर्थ डायरेक्शन में तो कुछ साउथ के डायरेक्शन में, कैंसिल आउट करके जीरो कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो सब एक ही डायरेक्शन में हो गया है। अब सब एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा तो सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर क्या होता है, डाइपोल मोमेंट जनरेट होने लगता है, ठीक है। अब क्या होगा, तो पोलराइजेशन क्या होता है कि जितना नेट डाइपोल मोमेंट किसी यूनिट वॉल्यूम में होगा, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में कितना हमारा नेट डाइपोल मोमेंट जनरेट हुआ या ओरिजिनेट हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को पोलराइजेशन बोलते हैं। पोलराइजेशन क्या होगा, डिफाइन करना होगा, समझ में आया ना क्या होता है। पोलराइजेशन क्या होता है कि जब हम लोग क्या करेंगे, किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, यानी कि डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। अभी डाइपोल मोमेंट कितना वॉल्यूम में आया, यानी डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। क्लियर है, ये तो डिफिनेशन, मतलब ये कंसेप्ट को समझने का। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखने के लिए ऐसे लिख देते हैं, चलो, पोलराइजेशन, ये क्या होगा, पोलराइजेशन, यहां से लिखो, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डिनोटेड बाय
denoted by vector p and defined as net dipole moment पर यूनिट क्या वॉल्यूम। क्लियर हुआ? यानी कि पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। पोलराइजेशन क्या है? पोलराइजेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में कितना हमारा डाइपोल मोमेंट क्या हुआ, ओरिजिनेट हुआ। नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट क्या वॉल्यूम। क्लियर हुआ? नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम पे क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन। यानी कि यहाँ से पी वेक्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट को भी हम लोग पी से लिखते हैं, तो चलो लिख देते हैं इसको कैपिटल पी से लिख देते हैं, डाइपोल मोमेंट को स्मॉल पी से लिख देते हैं। तो क्या हो गया? स्मॉल पी अब पर यूनिट क्या हो गया? वॉल्यूम। ये हमारा क्या हो गया? पोलराइजेशन। ठीक है, ये क्या हो गया? नेट डाइपोल मोमेंट। नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन बोलेंगे। क्लियर हुआ? तो ये हमारा पोलराइजेशन हुआ। डाइलेक्ट्रिक समझ में आया कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? क्लियर हुआ? डाइलेक्ट्रिक लिख सकते हैं हम लोग, डाइलेक्ट्रिक लिख दिए। उसके बाद क्या लिखे हम लोग? डाइलेक्ट्रिक के बाद क्या लिखे कि डाइलेक्ट्रिक का हम लोग एग्जाम्पल लिए। क्लियर है? डाइलेक्ट्रिक जानने के बाद हम लोग अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं कैपेसिटर के अंदर तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होता है ये लिखे। उसके बाद हम लोग क्या जाने? उसके बाद हम लोग जाने कि पोलराइजेशन क्या होता है। पोलराइजेशन क्या होता है कि किसी यूनिट वॉल्यूम में कितना हमारा नेट डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा, उसको क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन। अब ये बताओ, ये चार्ज जो इंड्यूस होता है इसको इंड्यूस चार्ज बोलते हैं। तो इंड्यूस चार्ज और पोलराइजेशन में क्या रिलेशन है? लिख सकते हैं क्या? इंड्यूस चार्ज और पोलराइजेशन में क्या रिलेशन है, ये लिख सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर हम जानना चाहें, यहाँ पे देखो रिलेशन लिखते हैं, बेसिकली अलग से एक रिलेशन नहीं है लेकिन एक कंसेप्ट बताने के लिए थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, अब ये बताओ, अगर देखिए नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू डी। यानी कि हमारा कितना चार्ज किसके लिए डाइपोल मोमेंट लिख रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक के अंदर। तो जितना चार्ज क्रिएट होगा और दोनों के बीच का सेपरेशन, मान लो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? डी। तो लिख सकते हैं क्या? अगर यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट लिखे पी नेट डाइपोल मोमेंट ऐसे, वो कितना हो जाएगा? Q इंटू क्या होता है? डी। Q को क्या लिखते हैं? एज्यूम करो यहाँ पे इंड्यूस चार्ज कितना था? सिग्मा डैश माइनस सिग्मा डैश। एज्यूम किए थे ना, यहाँ पे कितना एज्यूम हुआ था? प्लस सिग्मा डैश। तो इसको चार्ज को कैसे लिख सकते हैं? मान लो इसका प्लेट एरिया कितना है? ए। अरे प्लेट पे है ना पूरा चार्ज, तो प्लेट एरिया है ये, कैपेसिटर का प्लेट एरिया कितना है? ए, और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का? डी। तो यहाँ पे Q को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा डैश ए इंटू डी लिख सकते हैं क्या? ये हमारा क्या हो जाएगा? पी नेट डाइपोल मोमेंट। तो पोलराइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों? ये देखो पोलराइजेशन क्या होता है? पी नेट वाई क्या? वॉल्यूम। पी नेट कितना है? सिग्मा ए इंटू डी। अब वॉल्यूम को भी क्या लिख सकते हैं? ए इंटू डी, एरिया इंटू डी, ए इंटू डी। ए डी क्या हो गया? कैंसिल आउट। यानी जो पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन वो किसके इक्वल होता है? इंड्यूस चार्ज के इक्वल होता है। इसके इक्वल हो जाएगा इंड्यूस चार्ज के इक्वल। इंड्यूस चार्ज पर यूनिट एरिया, ये सिग्मा डैश क्या हो गया? इंड्यूस चार्ज सिग्मा डैश लिख दो, इंड्यूस चार्ज मत लिखो, इंड्यूस चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि सिग्मा डैश के इक्वल होता है। कितना चार्ज हमारा इंड्यूस होगा यूनिट एरिया में। क्लियर हुआ? तो ये क्या हो गया? रिलेशन हो गया इंड्यूस चार्ज और पोलराइजेशन में। ठीक है, यहाँ से इंड्यूस चार्ज का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या हम लोग? लिख सकते हैं इंड्यूस चार्ज का वैल्यू। लिख दे। चलो अगला टॉपिक ही ले लेते हैं। अगला टॉपिक क्या लेते हैं? इंड्यूस चार्ज इन ए कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद कितना चार्ज इंड्यूस होगा? चलो लिख देते हैं। अगला हम लोग क्या टॉपिक लिखेंगे? इंड्यूस चार्ज इन ए कैपेसिटर। यहां पे लिख दो इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज। कि इंड्यूस चार्ज कैसे लिखेंगे या कितना होगा? लिखे बच्चों इंड्यूस चार्ज क्या होगा? तो चलो एज्यूम क्या कर लेते हैं? एज्यूम करते हैं कि हमारा ये कैपेसिटर हुआ, इसके पास क्या है? प्लस क्यू चार्ज, या चलो सरफेस चार्ज डेंसिटी लेके चलते हैं। इसके पास कितना चार्ज है? प्लस सिग्मा। इसके पास कितना चार्ज है? माइनस सिग्मा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा किधर? प्लस सिग्मा से माइनस सिग्मा की तरफ। क्लियर है बात? अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हम एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किए।
अब जैसे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो निगेटिव चार्ज किधर आना शुरू करेगा, यहाँ इंड्यूस होना शुरू करेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। अब ये बताओ, मान लो यहाँ पे इंड्यूस चार्ज कितना हुआ, सिग्मा डैश, माइनस सिग्मा डैश, ये कितना हो गया, प्लस सिग्मा डैश। तो हमको क्या लिखना है, इस सिग्मा डैश का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, नाउ वी नो दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हम लोग पढ़े हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, ई नेट, कितना बोले थे बच्चे, ई नॉट डिवाइडेड बाई के, याद है। अब ई नेट हम लोग अभी लिखे थे, कितना था, ई नॉट माइनस कितना, ई वन, अभी जस्ट बताए थे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नॉट डिवाइडेड बाई क्या, के। अब सबका वैल्यू लिख दो। ई नॉट क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, कब, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था। तो जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे माइनस सिग्मा, ये क्या करेगा, बाहर की तरफ सिग्मा बाई 2 ε0, ये क्या करेगा, अपने ही साइड अंदर की तरफ सिग्मा बाई कितना, 2 ε0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई नॉट कितना हो गया, सिग्मा बाई ε0। यानी कि यहाँ पे ई नॉट का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, सिग्मा बाई क्या, ε0 माइनस, सिमिलरली क्या हो जाएगा, ई डैश का वैल्यू अभी निकाले थे, कितना हो जाएगा, सिग्मा डैश बाई ε0 इज इक्वल टू ई नॉट का वैल्यू कितना हो गया, सिग्मा डिवाइडेड बाई के इंटू क्या, ε0। हमको किसका वैल्यू निकालना है, सिग्मा डैश का वैल्यू निकालना है कि सिग्मा डैश क्या होगा। इसको इधर भेज दें, इसको इधर रखें, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, सिग्मा बाई ε0 माइनस सिग्मा बाई कितना, के ε0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा डैश डिवाइडेड बाई क्या, ε0। यहाँ से क्या कर लें, सिग्मा बाई ε0 कॉमन कर लें, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई ε0 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1 बाई कितना, के इज इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा डैश बाई ε0। ε0 से ε0 कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, सिग्मा डैश इज इक्वल टू कितना, सिग्मा इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन था पिछले साल मेंस में। देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये फॉर्मूला हम निकालें तभी हमारा इंड्यूस चार्ज निकले, हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। हम मेथड बताएंगे आपको कि जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो कितना हमारा एक्स्ट्रा चार्ज आएगा, ठीक है। हम लोग पहले चार्ज निकाल लेंगे, डाइलेक्ट्रिक निकालने के बाद चार्ज निकाल लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा कि कितना एक्स्ट्रा चार्ज आएगा। उसी चार्ज को क्या बोलेंगे, इंड्यूस चार्ज बोलेंगे। क्लियर बात। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना है तो ये वाला फॉर्मूला है, सिग्मा डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या, कि ये हमारा क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक। क्लियर है। तो आज बच्चों हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग ये पढ़े कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट समझे, डाइलेक्ट्रिक का एग्जांपल समझे कि क्या क्या डाइलेक्ट्रिक का एग्जांपल क्या क्या हुआ, इफेक्ट समझे कि उसके डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डिक्रीज हो जाता है, और वो किस पे डिपेंड करता है, उसके कांस्टेंट पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। ठीक है, जैसे रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, क्यों कम होगा, कहीं चार्ज इंड्यूस होता है, कितना चार्ज इंड्यूस करता है वो भी किस पे डिपेंड करेगा, उसके कांस्टेंट पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। यहाँ पे वैल्यू क्या के लिखो। क्लियर है बात, ठीक है, रब कर दें। फिर इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, बेसिकली है क्या कि थोड़ा सा और कंसेप्ट बाकी है इस पर। हम पहले कैपेसिटेंस निकालना सिखा देते हैं, कैपेसिटेंस निकालने के बाद जो होगा, जो टॉपिक बचा होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, होमवर्क करते रहें, लॉकडाउन का पालन करें, तब तक अच्छे से रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।